हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। सो वेलकम ऑन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे दूसरा लेक्चर है। राइट, पहला सीरीज़ हुआ है, आई होप आपने वो देखा हो, पहला पार्ट इस सीरीज़ का। तो कंटिन्यू करते हैं, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट 2। फटाफट रिवीजन एज यूजुअल। तो हमने पिछले लेक्चर में इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया को शुरुआत की थी। इंट्रोडक्शन देखा था, स्टेट्स के बारे में देखा, 8 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, रीजन के बारे में देखा, थोड़ी सी ज्योग्राफी समझी। उसके बाद इंटरनेशनली कैसे कैसे लिंक है कंट्रीज़ के साथ, बॉर्डर कौन से हैं। 99% बॉर्डर, इसका जो आउटर एरिया है 99% वो बाहर, 1% है जो डोमेस्टिक बॉर्डर है। सो ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ें देखी। फिर काफ़ी सारी डेफिनेशन देखी, एक्सट्रीमिज़म को फिर से समझा, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने इसको तोड़ा और अलग अलग से इसको समझा। ठीक है, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, अनगामी जापू फिज़ो। फिर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है नॉर्थ ईस्ट में, गवर्नमेंट फिगर्स के साथ हमने इसको समझा। स्टेट वाइज स्टेटस फिर हमने देखा, वन बाय वन स्टेट हर किसी को देखा। सबसे ज़्यादा नागालैंड और असम में इश्यूज़ हैं, इश्यूज सब में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक वो हो सकता है ना, स्ट्रेंथ जहाँ पे ज़्यादा है, ताकत जहाँ पे ज़्यादा है, वो नागालैंड से है, नागालैंड में है। तो इसलिए हमने नागालैंड से शुरुआत करी। फिर हम असम पर गए, असम के बाद मणिपुर पे देखा, और इनको पढ़ते हुए, हर एक स्टेट को पढ़ते हुए हमने उसकी हिस्ट्री देखी। हमने देखा कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर एक्टिव हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन दोनों में काफ़ी कम है, मिज़ोरम और त्रिपुरा में। फाइनली सिक्किम, सिक्किम में तो है ही नहीं इंसर्जेंसी। इनके पास, इनके अंदर जो सिक्किम में जो एथनिक ग्रुप्स थे अलग अलग, वो ऑलरेडी उनसे वो बात करके सब कुछ संभाल के आराम से चल रहा है। कंक्लूजन देखा क्या है, क्या करना चाहिए। फिर अभी कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देख लेते हैं नेबर्स का क्या रोल है। थोड़ा बहुत इफेक्ट नेबर्स का भी आता है, जैसे चाइना, म्यांमार है, वो भी थोड़ा प्रोमोट करते रहते हैं इंसर्जेंसी। वैसे ये नहीं है कि हर कोई करता है, पूरा स्टेट ही कर देता है, नहीं। आई मीन टू से पूरा चाइना हमारे खिलाफ है। वैसे तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ा इंडिया को परेशान करती ही हैं, थोड़ा क्या बहुत करती हैं। बट इसमें ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई ग्रुप्स होते हैं चाइना में या फिर म्यांमार में, वो फोर्स करते हैं इंसर्जेंसी को और सपोर्ट करते हैं। वैसे म्यांमार के साथ, सरकार के साथ भारत सरकार का अच्छा रिलेशन है, एंड म्यांमार इनको अलाउ भी करता है भारत सरकार को कि थोड़ा यहाँ पे मतलब सपोर्ट करता है और इन्फॉर्मेशन भी देता है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है, बांग्लादेश भी हेल्प करता है काफ़ी। पाकिस्तान लेकिन पूरा ही एनिमी है, वो तो आपको पता है। वो आईएसआई के थ्रू सपोर्ट करता है मिलिटेंट ग्रुप्स को, कैसे ट्रेनिंग देता है, फाइनेंस देता है। चाइना भी असिस्टेंस देता है। 1980s में तो उन्होंने एनएससीएन जो है ना, उनको पूरा सपोर्ट किया था। नागालैंड, मणिपुर में मिलिटेंट कैंप्स हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो कैंप्स हैं इनको म्यांमार का सपोर्ट मिलता है। वैसे तो यहाँ बहुत जंगल है, म्यांमार एक्चुअली ऑफिशियली नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ गवर्नमेंट में भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको। उल्फा, इसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एनडीएफबी, ये काफ़ी मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टोटली, बहुत हमला करती हैं, बहुत आतंक फैलाती हैं। तो ये लोग भी, ये यहाँ पे जो कैंप्स है ना बॉर्डर पे, इनको यूज़ करते हैं। भूटान ने बहुत हेल्प करी है और काफ़ी जो मिलिट्री कैंप्स थे बॉर्डर पे वो हटाए हैं भूटान ने, ओके। और फैक्टर्स क्या हैं इंसर्जेंसी होने के, फैक्टर्स क्या हैं? पहली बात तो लोगों में एलियनेशन है, और वहाँ पे इकोनॉमिकली और सोशली डिप्रिवेशन है, खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन में, और आपको पता है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। फिर एथनिसिटी इश्यूज़ हैं, म्यांमार, अक्रॉस द बॉर्डर ऑन म्यांमार साइड। तो मतलब वहाँ का जो एथनिक ग्रुप है वो लड़ते रहते हैं, फिर वो यहाँ पे इंडिया में भी सपोर्ट करते हैं उनको। म्यांमार का जो बॉर्डर है भारत के साथ, वो बहुत पोरस है, मतलब उसमें बहुत छेद हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत गैप्स हैं। तो उसकी वजह से लोग आते जाते रहते हैं आराम से। और वहाँ की जो टेरेन है, मतलब वहाँ की जो जोग्राफ़ी है, फिज़िकल जोग्राफ़ी, वो भी थोड़ी सी पहाड़ी वाली है, जंगल वाली है। तो इसकी वजह से भी इनको बहुत शेल्टर मिलता है वहाँ पे, इंसर्जेंट्स को।
फिर और इश्यूज़ क्या है, चेंज इन डेमोग्राफिक पैटर्न। डेमोग्राफिक पैटर्न मतलब जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जैसे लोकल जो हैं वर्सेस नॉन लोकल, कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो लोकल और नॉन लोकल जो है इनके बीच में झड़प हो रही है, क्योंकि नॉन लोकल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इलीगली माइग्रेट करके। फिर बहुत बड़ा एक इशू ये भी है कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है भारत के साथ, लेकिन इसका यही इशू होता है, जुड़ा हुआ तो है लेकिन ये फिर भी बहुत एलियनेटेड फील करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की वजह से जब बांग्लादेश बना तो काफ़ी सारी ज़मीन वहाँ पे चली गई, तो सिर्फ एक छोटा सा कॉरिडोर रह गया जो कनेक्ट करता है इनको, तो ये थोड़ा सा अलग ही फील करते हैं। लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पे वो ऐसा सोचने की कोशिश नहीं करते कि आगे क्या करना चाहिए, बस चलता जा रहा है, अपना हक चाहिए अपना हक चाहिए, कोई साथ मिलने को तैयार नहीं है। सरकार जब तक नहीं बोलेगी या तब तक धक्का नहीं मारेगी तब तक ट्राइबल्स भी अपना किसी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर लड़ते भी रहते हैं। फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि एक तो बॉर्डर है बांग्लादेश से म्यांमार से, तो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट है काफ़ी, जो NSCN है, अल्फ़ा है, ये लोग भी पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते रहते हैं। म्यांमार में थोड़ी इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी म्यांमार में पॉलिटिक्स में भी कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जो इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल, इससे प्रॉक्सिमिटी है, तो इससे क्या है, इलीगल ड्रग ओपीएम जो होता है ना, ओपीएम जो सप्लाई है उससे पैसा कमाना, तो ये प्रॉक्सिमिटी है गोल्डन ट्रायंगल से, तो वहाँ से पूरा जो सपोर्ट आता है ऑर्गेनाइज क्राइम से कनेक्शन है, मतलब सिंपल सी बात। ये डिटेल में हम देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम में। फिर डेवलपमेंट नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, पानी का इशू है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये प्रॉपरली नहीं है वहाँ पे, तो और ऊपर से जो भी है ये इंसर्जेंट वहाँ से चोरी करके ले जाते हैं, ऑब्वियसली उनके पास बंदूक रहती है तो वो कर ही लेते हैं। तो ट्रक वगैरह जा रहे होते, ट्रांसपोर्ट हो रहे होते, किडनैप हो जाते हैं, ड्राइवर्स किडनैप हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर डेमोग्राफी तो हमने देखा अभी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पैंतरे लगाए लेकिन फिर भी जो बाउंड्रीज़ हैं वो सोशल बाउंड्री से मिक्स नहीं हो रही, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं वो सोशल बाउंड्री से मिक्स नहीं हो रही। मतलब अगर मान लो एक स्टेट है, उसमें एक ट्राइब ऐसे जी रही है, मतलब ये दूसरा स्टेट है, ठीक है, तो ये जो है ये स्टेट A है, ये स्टेट B है, और ये ट्राइब जो है ये एथनिक ग्रुप है, ये सोशल ग्रुप है, ये सोशल ग्रुप इस स्टेट में भी फैला हुआ है, इस स्टेट में भी फैला हुआ है, और यही तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसे आप रीजन दे दो ना, खासकर नागालैंड वाला, नागालिम जो कंडीशन, सॉरी नागालैंड जो है इसको तोड़ने की बात है और दूसरे चीज़ों को जोड़ने की बात है, मतलब दूसरे एरियाज़ को भी ना, तो ये नागालिम बनाना चाहते हैं जहाँ पे नागाज रहें सब ऐसे। तो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज़ है, मतलब जो स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं वो सोशल बाउंड्री से मिक्स नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए काफ़ी सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी मांग रहे हैं, अपना स्टेट मांग रहे हैं। फिर मिलिट्री रीजन्स भी हैं, आसपा लगा रखा है तो लोग उससे भी नाराज़ होते हैं। और एक्सटर्नल सपोर्ट तो हमने पढ़ ही लिया, चाइना और म्यांमार का। तो काफ़ी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर कच्चे, मतलब गैप है बॉर्डर्स में, तो उसकी वजह से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं वहाँ जाके, और वैसे ही उनको फिर भड़काते भी हैं कि आप ये ऐसे ऐसे करो, स्टेट हमारे आ जाएगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही जो इंसर्जेंट्स होते हैं ये जाके दूसरी कंट्री से सपोर्ट मांगने की कोशिश करते हैं। खासकर ये नागा ग्रुप्स है और जो असम में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये म्यांमार में जाके काम करते हैं। फिर मेघालय में जो चल रहे हैं, त्रिपुरा में जो चल रहे हैं, वो बांग्लादेश से काम करते हैं उनके बॉर्डर में घुस के, और ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर अंदर जाके ही, लेकिन चले तो दूसरे देश में गए ना। फिर जो चाइना से आर्म्स भी इंपोर्ट होते हैं, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें, फिर ड्रग स्मगलिंग होती है बॉर्डर के थ्रू, तो ऑर्गेनाइज क्राइम से बहुत रिलेशन है। तो एक्सटर्नल सपोर्ट तो है, लेकिन हमारे जो इंसर्जेंट्स हैं देश में वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इतना दूसरी कंट्रियों से कनेक्टेड है। चलो, तो चैलेंजेस देखते हैं कि आगे क्या इश्यूज़ आने वाले हैं या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि देखो इंसर्जेंसी इतनी हो गई है कि इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, वो तो चलो आज देखेंगे। पहले देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं, कि जो इंसर्जेंसी है उससे रिलेटेड
कि वो इतना बढ़ क्यों रही है या क्यों इतना कंटिन्यू हो रही है। तो ये तो हमने अभी पढ़ा कि लिंक विद ऑर्गेनाइज क्राइम। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्सटॉर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्सटॉर्शन करते हैं, जो ऑयल है, कोल है, उसको वहाँ पे जाके जो रिफाइनरीज हैं उनको, जैसे मैंने आपको कल बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था, सिक्योरिटी का पैसा लेते हैं कि आप पे अटैक नहीं होगा, आप पैसा दो हफ्ता। तो ये मेजर एक सोर्स है फंडिंग का। फिर इलीगल आर्म्स, ड्रग्स, किडनैपिंग, ये सब में भी इनके लिंक्स हैं। फिर माओइस्ट भी आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये जो इनका रेड कॉरिडोर होता है ना माओइस्ट का, हमने पढ़ा है रेड कॉरिडोर, ये भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है, यहाँ तक आ गए हैं वो लेकर इसको, क्योंकि ये प्रूफ है कैसे कि 2013 में बहुत अरेस्ट हुए थे माओइस्ट लीडर के, बड़े बड़े जो थे लीडर्स, माओइज्म के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो यहाँ से अरेस्ट हुए थे। तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ तक ये पहुँच गए, उस अरेस्ट से पता चलता है। वैसे तो ये लोग ज़्यादा हमला नहीं करते इस रीजन में, और ज़्यादातर असम और अरुणाचल में ही हैं, इस एरिया में दिख रहा है मैप में। तो इस एरिया में ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन हाँ एक्सटेंड भी हो सकता है, सीधी सी बात है। और ये एक चीज़ है कि अभी तक लेटेंट चल रहे हैं, मतलब अभी तक इन्होंने हमला करना शुरू नहीं किया है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपना बेस बनाने की सब लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदूक उठा के काम नहीं हुआ है, जैसा छत्तीसगढ़ में होता है। तो माओइस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे काम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन बना रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन जो इश्यूज़ उठा रही है उससे लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। करप्शन के साथ लड़ने के लिए वो स्कीम्स बना रहे हैं या फिर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो देखो असम मैप में देख लो, असम और मणिपुर जो है वहाँ पे धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। फिर और क्या चैलेंजेस हैं कि देखो अब ये इस्लामिस्ट मिलिटेंसी से भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, और बांग्लादेश में तो आपको पता ही है कि इस्लामिस्ट मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट। फिर वैसे तो ऐसे फैला नहीं है जैसे माओइज़्म नहीं फैला है, वैसे भी उतने लेवल पे ये इस्लाम, रेडिकल इस्लाम यहाँ पे नहीं फैला है। लेकिन यहाँ पे भी 2014 में काफ़ी अरेस्ट हुए थे, जो JMB आउटफिट है इस्लामिस्ट की, जमातुल मुजाहिदीन, बांग्लादेश से जो हैं, तो वहाँ से जो अरेस्ट हुए 2014 में, ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने धीरे धीरे पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। और इशू ये भी हो जाता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी कम है इस एरिया में, फिर एजुकेशन भी कम है, हेल्थ केयर भी कम है। तो ऐसे जब होता है, और ख़ासकर यहाँ जब हम इस्लामिस्ट मिलिटेंसी का पढ़ रहे हैं, तो जो मुस्लिम एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, का रीज़न है आसाम का। तो यहाँ पे जब ऐसे रीजन हैं जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये रेडिकल्स जो हैं, वहाँ जाके बोलते हैं, भड़काते हैं लोगों को कि देखो सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही। फिर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांस नेशनल लिंकेजेस, मतलब भारत से बॉर्डर क्रॉस करके जो लिंकेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो ट्रबल में इसलिए नहीं है कि बहुत सारे यहाँ पे इंसर्जेंट्स हैं, वो ग्रुप्स है, वो तो इशू है, बट इतना ये इनका जो कनेक्शन है ना बाहर की कंट्री से, जैसे मैंने इसलिए आपके साथ ये पहले डिस्कस किया है, ये वाला आप देख सकते हो, फिर वो तो चलो इंटरनल था, ये वाला इसलिए पहले डिस्कस किया ताकि आपको समझ में आए कि लिंक कैसे बन रहे हैं। तो वही पॉइंट है कि ट्रांसनेशनल जो लिंकेजेस हैं दूसरे देशों के साथ, उस वो चीज़ें फोर्स मल्टीप्लायर जैसे काम करी हैं, मतलब उन्होंने इन इंसर्जेंट्स की ताकत और बढ़ा दी है, और जो कन्फ्लिक्ट था उसको भी बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर वो पूरा सारा आप ये सोचो कि सारा तरफ पानी होता अगर, ठीक है, तो फिर कितने मज़े हो जाते, है ना, वो कहीं पे भाग ही नहीं पाते। तो यही होता है, वो क्या करते हैं, बॉर्डर के पास ऑपरेट करते हैं इंडिया में या फिर बांग्लादेश में या फिर म्यांमार में,
तो आप किसी दूसरे सॉवरन कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री थोड़ी ना ऐसे क्रॉस कर सकते हो जब तक वहाँ से पूरा फुल सपोर्ट ना हो। तो इसीलिए इनको, और या फिर इसलिए इनको ये सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे। और क्या करते हैं, पैसे का मामला है, वहाँ के हमारे बॉर्डर एजेंट्स को भी खिला देते हैं, उनके बॉर्डर एजेंट्स को भी खिला देते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट, बिकॉज ये चीज़ें बाहर आती नहीं हैं, बट आपको यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ट्रांस नेशनल लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो आप ये समझो कि देखो, अंदर से भी चैलेंजेस हैं सॉल्व करने के लिए इसको, और बाहर से भी चैलेंजेस हैं, राइट। तो पहले हमने कल क्या समझा था, चैलेंजेस कौन से थे, एथनिक चैलेंजेस, नेशनल चैलेंजेस, सब रीजनल चैलेंजेस, याद है मैंने 3 में डिवाइड किया था उसको। वैसे ही अब जो आज हमने देखा है, ये हमने देखा है बाहर से क्या इश्यूज़ हैं और जो दूसरी इंसर्जेंसीज हैं उनसे क्या इश्यूज़ है भारत की, राइट। चलो, फिर इसका इम्पैक्ट क्या है। ऑब्वियसली ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है चीज़ों के, तभी लोगों को भी समझ में आएगा ना कि ये क्यों रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप करे चलो, सुनना नहीं है किसी की, अपना राज्य मांगते चलो। माना आपकी चीज़ें सही है, माना कि सब कुछ रोकना चाहिए, लेकिन हो तो आप भारत देश के ही पार्ट, फिर उसी को आप मारोगे, उसी के खिलाफ बातें करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी। क्योंकि अगर लोग शांति बनाए रखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर होगी, कंपनी आएंगी, राइट। पीसफुल लोकेशन चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी, सरकार थोड़ी स्ट्रांग चाहिए। अगर सरकार मान लो ट्राइबल एरियाज जो हैं वही सरकार की नहीं सुन रहे हैं, तो लोग अपनी वहाँ पे फैक्ट्री क्यों सेटअप करेंगे। इवन के बाहर से छोड़ो, लोकल लोग ही, बाहर मतलब किसी और स्टेट से, मान लो कोई टी फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो वो भी कैसे के रिस्क लेगा बाहर से आके। तो ऐसे हो जाता है। अगर भारतीयों, भारत तो एक फीलिंग है ना, इट्स नॉट जस्ट अ लैंड, इट्स अ फीलिंग। क्योंकि इतनी जो डाइवर्सिटी है वो सब अपने आप को भारतीय बोलते हैं, तो इट्स नॉट कि एक ही ज़मीन के हो आप इसलिए है, नहीं, एक फीलिंग है वो। तो वैसे चीज़ से सोचेंगे तो अपने ही जब दूसरे लोग हैं तो ऐसा करेंगे तो ठीक है। एनीवेज, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, बट कोई बात नहीं, जो होता है होता है। हिस्ट्री है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको भी इश्यूज हो रहे हैं। आप सोचो ना, पॉलिटिकल आइडेंटिटी पूरी उनकी गायब हो रही है, खतरा है गायब होने को, तो फिर कोई ना कोई तो काम अपना उठाएगा ही। और फिर ऑनेस्ट, और एक और बात ये होती है कि जो ऑनेस्ट डिमांड होती है ना, जो लोग ऑनेस्ट डिमांड करते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं ना, पावर हंग्री लोग, है ना, पावर के भूखे या चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाने वाले या फिर सेल्फिश लोग, वो फिर आके इन ऑनेस्ट पीपलों की डिमांड में घुस जाते हैं और फिर वही इंसर्जेंसी बन जाती है या कुछ और बन जाता है उसका। ऐसे होता है। क्योंकि देखो, फाइनेंशियली ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें कर ही रहे हैं ना, पैसा तो कमाना ही है। तो अगर ये शांति बनाए रखें तो इंडस्ट्री भी तो आएगी, काम क्यों नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, ये गेटवे है चाइना की तरफ, म्यांमार की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो फिर क्यों नहीं इसको एक हब बना सकते हैं, सीधी सी बात है। बट वो कैसे बनेगा, दूसरे जो देश हैं, बांग्लादेश से जैसे रूट निकाल सकते हैं, और बात भी चल रही है इस पर, तो डायरेक्ट रूट निकाल के सीधा साउथ ईस्ट एशिया जाओ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें कब होंगी, जब रीजन शांत होगा तब। तो पहले कनेक्टिविटी पे इशू देख लेते हैं। तो देखो, चिकन स्नैक मैंने आपको कल बताया था, राइट। तो मैंने जैसा अभी बोला कि जो गेटवे है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये गेटवे है चाइना को, साउथ ईस्ट एशिया को, लेकिन दूसरे रीजन से, भारत के दूसरे रीजन से ये सिर्फ चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। तो सारे रूट्स जो है वो इसी से पास करते हैं, और गुवाहाटी जो है वो एक नोडल पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आके रुकती हैं, है ना, हब है एक तरीके से। तो इशू क्या है कि यहाँ से जब कोई चल के आएगा या फिर गाड़ी लेकर आएगा, और यहाँ पे जब इतने एरिया में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो फिर शांति भंग होगी, ट्रेड भंग होगा, है ना, कोई भी डिस्टर्बेंस होगी। ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र वैली में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो फिर क्या होगा, पूरा रीजन स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा, क्योंकि ये छोटी सी तो गर्दन है, ये सारी ब्लॉक हो जाएगी, है ना। तो और आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं कि ये जो चिकन नेक है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये रैडक्लिफ लाइन के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एक तो ये रीज़न हो गया कनेक्टिविटी का। दूसरा रीज़न कनेक्टिविटी का ये हो गया, मिलिटेंसी होती है तो
दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी हम, जैसे बांग्लादेश है, उनके साथ भी मिल बांट के कोई हाईवे नहीं बना पा रहे हैं। फिर कनेक्टिविटी की वजह से टूरिज़्म भी नहीं हो रहा है। इतना पोटेंशियल है इस रीजन में, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट उसका हम फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे, ओनली बिकॉज मिलिटेंसी। और ना लोग अपनी कमाई कुछ कर पा रहे हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए, या फिर हम भी जैसे टूरिस्ट जाएँ, क्योंकि वो लोग तो वहीं रहते हैं, तो हम इस रीजन से जाएँ, नॉर्थ से, साउथ से, कैसे जाएंगे? भूटान लोग जाना पसंद करते हैं, वो भी तो जाते ही है ना, क्योंकि शांत है वो। सिक्किम जाते हैं, इधर क्यों नहीं जाते? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या असर है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जो इंसर्जेंट होते हैं ये रेल ट्रैक तोड़ देते हैं, उससे लाइफ को नुकसान है ना, सामान को नुकसान है, प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो ट्रैवलर आते हैं उनको भी डराते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छा वो नहीं करती ना इंप्रेशन, कितनी सारे लोग टूरिज़्म पे डिपेंडेंट हैं। फिर उसके बाद जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनको भी तोड़ देते हैं, वहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको तोड़ देते हैं, ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं उसको मिलिटेंट तोड़ देते हैं, या फिर हड़, जैसे मैंने आपको बताया ना, पीडीएस के लिए सामान आता है उसको चोरी कर लेंगे। फिर गुड्स का जो ट्रक आते हैं उसको लूट मारते हैं ये लोग। फिर ऐसे काम कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी? फिर जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे सड़कें सड़कें हैं, फिर उसके बाद जो ट्रेन्स हैं वो भी रुका हुआ है, क्योंकि मिलिटेंट्स वहाँ पे प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। ये लोगों को समझना होगा। उनको बोलते हैं आओ मेरी क्लास अटेंड करो, है ना। तो फिर इंडस्ट्री पे क्या असर होता है? पेट्रोलियम और टी, ये ज़्यादातर वहीं पे यही है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं यहाँ की लोकल, थोड़ी बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बोलती हैं कि आप हमारे रिसोर्स ही लेके जा रहे हो, जैसे ब्रेन ड्रेन होता है ना इंडिया में, इंडिया का, तो वैसे ये बोलते हैं कि आप हमारा जो रिसोर्सेज है वो ड्रेन कर रहे हो, आप यहाँ से हमारी चाय लेके जा रहे हो। तो कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो इसी पे रोक लगाती है, नहीं आप इसको बाहर नहीं लेके जाओगे, बाहर मतलब इवन इनटू इंडिया, इवन इनटू सेंट्रल इंडिया, वहाँ तक भी ले जाने के लिए यहाँ पे इशू क्रिएट होता है। ऑयल रिच असम है, असम में ऑयल है, वहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं वो पाइपलाइन ख़राब करते हैं, कहते हैं कि भारत जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज लेके जा रहा है हमारे। अरे तुम भी तो भारत के पार्ट हो, लेकिन ये सब प्रोपोगेंडा ही है ना। फिर इन्वायरमेंट पे भी डैमेज करते हैं। इन्वायरमेंट से आपको पता है कि अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगा तो लोगों की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, उससे ह्यूमन कैपिटल पे कॉस्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जो इंसर्जेंट्स होते हैं ये जंगल में रहते हैं, तो जंगल को ख़राब भी करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फिर ये थोड़ी ना ऐसा सोचेंगे कि चलो हमें इसको दोबारा उगाना है, नहीं। तो वहाँ पे अब उससे क्या होता है, जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लोग कंजर्वेशन करने जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंट्स रहते हैं, वो क्यों जाएंगे, जान का खतरा थोड़ी ना लेंगे। तो इससे क्या है, जो कंजर्वेशन भी रुकती है, चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं, और जो इन्वायरमेंट है उसको आप प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंट्स हैं। फिर इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो भी वहाँ पे जा नहीं पाता है विदाउट सेफ्टी, और कोई भी मतलब विदाउट सेफ्टी क्या वहाँ पे कैसे जाएगा, कंजर्वेशन करने जा रहे हो, लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं। बेचारे सीआरपीएफ के जवान मर जाते हैं, तो ये मतलब एक नॉर्मल फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट का ऑफिसर क्या करेगा, राइट। तो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं इसी वजह से। फिर ऊपर से इकोलॉजी भी फ्रेजाइल है, मतलब जैसे चेरापूंजी था, सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, अभी मौसम राम में होती है, तो ऐसे चीज़ें चेंज होती हैं, राइट। तो ये लोग जो हैं, एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूँ मैं, डीन्यूडेशन मतलब जंगल को सीधा सीधा काट देते हैं, 1 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ ऐसे ऐसे काट देंगे, और पैचेस में काटते हैं, मतलब एक साल एक कहीं पे रहेंगे, फिर ऐसे मूव भी करते रहते हैं ना ये लोग। तो इन दी एंड क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात हम जाके उसको कंजर्व भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या पता कहाँ से अटैक हो जाए। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर एरियाज़ पे, जो दूर दराज के इलाके होते हैं उनको भी डेवलप करना है। तो इंसर्जेंसी ने क्या किया है, ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ा दी है वायलेंस की, कि जो डेवलपमेंट वर्कर हैं सरकार की तरफ से और जो एनजीओज़ हैं ये पूरे हार गए हैं कि भाई कहाँ जाएं, क्या करें। वो आप बनाने चाहते हो 6 महीने का काम करो, वो एक दिन में आके डिस्ट्रॉय कर जाते हैं,
तो मूड तो ख़राब होगा ही, डीमोटिवेट तो होगा ही इंसान, मोरल डाउन होगा ही होगा। तो ये जो लोग हैं वहाँ पे डेवलपमेंट लाने नहीं दे रहे हैं। ऊपर से ये एरिया हिली होता है ना, ये एरिया हिली होता है तो वहाँ पे काम करना और मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद और एक और इसमें चीज़ आती है, हिली और रूरल होता है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं मिलेगा, बिजली अच्छे से नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद ये जो आप काम करने जाओगे तो फिर यहाँ पे इंसर्जेंट्स जो हैं किडनैप करने की धमकी देते हैं या इवन के डेथ थ्रेट्स आते हैं, तो कैसे कोई काम करे। फिर यहाँ पे क्या है, इंसर्जेंट्स क्या कर रहे हैं, और एक और चीज़, ये एक चीज़ पैदा कर रहे हैं यहाँ पे, क्या पैदा कर रहे हैं, घृणा। जो बाहर से कोई भी आए ना, इस रीजन के बाहर से, चाहे वो भारतीय हो, उसके खिलाफ भी ये लोग एक घृणा पैदा कर रहे हैं कि ये लोग हमारे रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं, ये लोग अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, ये हमारे हित का नहीं सोच रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और ये सोचते हैं कि हमारा सब कुछ ये चोरी करने आए हैं, जो मतलब इवन इंडियंस होते हैं, मतलब अपने ही देश के निवासियों के साथ इनकी ऐसी थिंकिंग होती है। और ये इंसर्जेंट्स की है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट दी पॉलिसी ऑफ दी स्टेट और दी कॉमन पीपल। ये पॉलिसी है, आप वहाँ ट्रैवल करोगे तो यू विल फाइंड वेरी नाइस पीपल। सो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग रियल आउटसाइडर्स कौन है, रियल आउटसाइडर्स हैं इमिग्रेंट्स। तो उनके खिलाफ इनको काम करना चाहिए, लेकिन ये काम कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे इस सेक्शन के, एजुकेशन। एजुकेशन पे भी अफेक्ट बहुत होता है मिलिटेंसी का, क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चे घर के बाहर निकलेगा ही नहीं पढ़ने को, डर लगेगा ना। फिर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो त्रिपुरा में हैं, वहाँ पे उनको बंद ही कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि टीचर ही नहीं जा रहे। वहाँ पे मिलिटेंट स्ट्राइक ना हो जाए, मिलिटेंट स्ट्राइक ही ना हो जाए, तो इस चक्कर में टीचर ही नहीं जा रहा है डर के मारे। कौन जान देगा अपनी, बच्चे को पढ़ाना है अब तो चलो ऑनलाइन पढ़ा देंगे, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। स्कूल तो जाना ज़रूरी होता है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एक्सपीरियंस है, सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस है। अगर आपने जैसे एथिक्स में पढ़ते हैं ना सोशलाइजेशन, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ। देखो अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा क्या, वहीं जाएगा ना, कहाँ जाएगा, इंसर्जेंसी में। ये इनका इरादा है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर पे भी बहुत असर पड़ रहा है, एक उसका इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेशन है, ह्यूमन कैपिटल बनेगा ही नहीं। ये लोग जो बच्चे आजकल की जनरेशन आएगी या नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो लोग आएंगे, वो प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं बन पाएंगे। तो उनको भी तो पैसा कमाना है, उनको भी तो अपना पेट पालना है, क्या करेंगे फिर, बेचारे इंसर्जेंसी की तरफ जाएंगे या फिर उनको किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और ज़रूरी नहीं है ना कि आप सिर्फ इंसर्जेंट बनो, आप आर्म्स उठाओ, आप उनको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट कर सकते हो, है ना। ये जो कोई भी लोग होते हैं जो इस आइडियोलॉजी से इफ़ेक्ट होते हैं, वो लोग उनको शेल्टर दे सकते हैं, उनको इंटेलिजेंस दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसर्जेंट बंदूक ही उठाता हो, राइट। क्योंकि मैंने कल जैसे बताया था, एक्सट्रीमिज़म जो होता है इसके अंदर हथियार उठाने वाले भी हैं, और जो नॉन वायलेंट है वो भी हैं, राइट। अब ये एक तरीके से मैं थोड़ा सा जो टॉपिक है आपको बता दूं, पहले ये एक आंसर राइटिंग टाइप है, इसको मैंने एक आंसर की तरह बना के दिया है कि जैसे कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं भारत के, मतलब भारत कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को संभालने में। ध्यान रखना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं है, बॉर्डर्स के ऊपर है, क्योंकि अभी डिस्कस किया था हमने लेक्चर के शुरू में बॉर्डर्स के बारे में, तो वैसे ही ये है। तो एक आंसर राइटिंग टाइप में आपको दे रहा हूँ, बना बनाया आंसर दे रहा हूँ। सो इसको अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो कैसे, डिस्कस दी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन मैनेजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन ईस्टर्न बॉर्डर्स। ओके, तो ऐसे एक चैलेंजेस क्या हैं फटाफट देख लेते हैं। बॉर्डर जो है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो गैप जो बॉर्डर है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ईस्टर्न बॉर्डर जो है गोल्डन ट्रायंगल के पास है, हमारे भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है। तो इंडिया एक पैसेज बना हुआ है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए,
और आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए। जो इंसर्जेंट होते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे एनएनसी है, मिज़ो नेशनल फ्रंट है, ये दूसरे बॉर्डर के अक्रॉस से, दूसरे कंट्रीज से इनको आर्म्स मिलता है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं ना, ये जो ड्रग्स फ्लो हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं और बदले में इनको आर्म्स मिलते हैं, सिंपल। जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बताया चिकन नेक से जुड़ा हुआ है इस एरिया के साथ, सेंट्रल इंडिया के साथ। और फिर मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि हिली एरिया है काफ़ी ज़्यादा, जंगल बहुत ज़्यादा हैं, रिवर्स हैं, तो उस वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बाहर से आके, जैसे देखो, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल आर्मी तो होती नहीं है ना, आर्मी तो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया या साउथ में ट्रेन होती है, यहाँ पे ट्रेनिंग काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे जब आके उनको हैंडल करना होता है, ऐसा नहीं कि ट्रेन नहीं होते, अच्छे से ट्रेन होते हैं, लेकिन ये रीजन में जो बड़ा होता है ना, जो पैदा होता है 20 साल से है, उसको हर चीज़ समझ में आती है। तो इसीलिए ये एक रीज़न है कि इंसर्जेंट्स थोड़ा उनके पास अपर हैंड है। ये अगेन एक थोड़ा सा इसमें ओपिनियन भी है, लेकिन आप ये आई थिंक इस पर अग्री करोगे, मुझे पता है इस पर अग्री करोगे कि वहाँ पे जो पला बड़ा है इंसान, उसको बहुत नॉलेज होगी उस एरिया की। बॉर्डर फेंसिंग इशू, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे तो काफ़ी हो गया है, काफ़ी हद तक हो गया है, बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ज़मीन समतल है, लेवल पे है। यहाँ लफड़ा क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पानी रिलेटेड जो लैंडफॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, मार्शेस, स्वॉम्प्स, बड़ी बड़ी रिवर्स, तो बाउंड्री के ऊपर से जा रही, जैसे ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है बांग्लादेश में, कैसे ब्लॉक करोगे आप, वहाँ क्या करोगे। तो इनोवेटिव एक तरीका बना रहे हैं कि फ्लोटिंग फेंसेस रखें, तो वो चल रहा है, लेकिन हाँ ये एक इशू है ही, बॉर्डर फेंसिंग इशू है। फिर लैंड एक्विजिशन के इशू हैं, डिले है, सीधी सी बात है, वो तो पूरे भारत में ही है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट ले लो, चाहे आप कोई और एरिया ले लो, काफ़ी जगह डिले आते ही आते हैं। तो इससे क्या है, बॉर्डर फेंसिंग में टाइम लग रहा है, ऑलराइट, और बॉर्डर आउटपोस्ट खड़े करने में टाइम लग रहा है। और फिर कई जगह तो प्रोटेस्ट भी कर दिया कि आप यहाँ बॉर्डर मत बनाओ, सॉरी फेंसिंग मत करो, है ना, यहाँ पे आउटपोस्ट मत बनाओ, हमारी ज़मीन है, ऐसे ऐसे। तो वो लोग सोचते हैं कि भारत के जो दूसरे लोग हैं या फिर भारत सरकार जो है, इनकी ज़मीन हड़प रही है, इनके रिसोर्सेज हड़प रही है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। वो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स देखने भी नहीं दे रहे उनको कि ये उन्हीं के फ़ायदे के लिए है। फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस क्या हैं, इसके अंदर जैसे यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट हैं और नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इसकी वजह से भी बॉर्डर फेंसिंग, रोड बनाने में, आउटपोस्ट, बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने में, कंस्ट्रक्शन, ये सब करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। मिल जाती है, डिले के साथ मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। टाइगर रिजर्व्स हैं, उनका जो पाथ होता है टाइगर्स का, उसको देखना होता है, फिर वो छोटा ना हो जाए, एंड सो ऑन। फिर काफ़ी सारी इंसर्जेंसीज आती रहती हैं, होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो डेवलपमेंट नहीं है, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखो ये एक विशेष सर्कल बनता जा रहा है, डेवलपमेंट कम है, उससे लोग इंसर्जेंसी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंसर्जेंसी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट कम हो रहा है, क्योंकि अभी डिस्कस किया ना हमने इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ इंसर्जेंसी, तो डेवलपमेंट कम हो रहा है। तो ये एक विशेष साइकिल बनता जा रहा है, ये एक दूसरे को ही फीड करते जा रहे हैं, खाना खिलाते जा रहे हैं, तू भी ना हो, तू भी ना हो, हम ऐसे। फिर ये एक लिस्ट बनाई है, इसको आप देख सकते हैं, कौन सा इंसर्जेंट ग्रुप क्या मांगता है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक सिर्फ टेबल फॉर्म में है, तो लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था, तो इस लेक्चर में मैंने डाल दिया है, तो इसको आप सिर्फ ऐसे पढ़ लीजिएगा वेन एवर यू वॉन्ट टू रीड, सिर्फ। और ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है, जो जो मेजर है सारा डिस्कस हो चुका है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स क्या हैं, मतलब पहले तो हम सारे देख लेंगे, गवर्नमेंट स्टेप्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा एक साथ। इसमें हम ये देखेंगे कि फ़िलहाल मिनिस्ट्री लेवल पे क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, ऑलराइट। सो पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। ये जो मिनिस्ट्री है, ये सारे प्लानिंग जो होती है
और एग्जीक्यूशन जो होता है स्कीम्स का, प्रोजेक्ट्स का, नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसकी जिम्मेदार है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसकी डेवलपमेंट जो है, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, उसकी स्पीड बढ़ाई जाए। ठीक है। और इसका विजन क्या है, विजन यही है, जैसा मैंने अभी बोला, सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, ताकि ये बाकी जो देश है अपना, इंडिया का जो बाकी देश है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये जो रीजन है उसके साथ ईस्ट पहुंच पाए। मतलब जितने लेवल पे नॉर्थ साउथ और वेस्ट डेवलप्ड है, उतने ही लेवल पे ईस्ट भी डेवलप हो पाए। तो ये इसका विजन है, पैरिटी लाना है, बराबरी लाना है। जो ये पीछे पिछड़ा हुआ वर्ग फील करते हैं अपने आप को, वर्ग तो नहीं कह सकते, क्षेत्र, तो वैसा फील ना करें, ये एम है इसका। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक डिवीजन है, नॉर्थ ईस्ट डिवीजन। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए एक डिवीजन था, वैसे ही एक नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है। ये बनाया गया है कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इश्यूज पे ध्यान दे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अब आप सोचोगे कि ये भी मिनिस्ट्री है, ये भी है, तो दोनों ऐसे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी हो गई। ये तो कॉमन कॉमन क्यों कर रहे हैं काम। देखो इसका क्या है, डेवलपमेंट जो है, रोड इंफ्रा जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड है, रेल है, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखती है, और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं वो देखती है। लेकिन जो सिक्योरिटी के मामले हैं और लोग जो सरेंडर करते हैं उनका रिहैबिलिटेशन, और वो वाले लोग जो विक्टिम रहे हैं मिलिटेंसी के, उनका रिहैबिलिटेशन, और लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना, खासकर जो सरेंडर वाले होते हैं ना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये मैंने आपके साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में डिस्कस किया है क्या होता है। तो ये सब नॉर्थ ईस्ट डिवीजन करता है। तो आई होप अब आपको ये दोनों अलग चीज़ें समझ में आई हो, मिनिस्ट्री का क्या रोल है और इसका क्या रोल है। मिनिस्ट्री ये जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट्स देखती है और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ भी काम करती है। लेकिन जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी है वो नॉर्थ ईस्ट डिवीजन देखता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का यही देखते हैं। जैसे लोगों से बात करनी हो, मान लो इंसर्जेंट से बात करनी हो, कोई भी बढ़ावा जो होगा, बढ़ावा इन द सेंस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अगर कुछ भी करना होगा, जो भी बातें करनी होंगी, वो नॉर्थ ईस्ट डिवीजन करेगा, ना कि मिनिस्ट्री, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होता है। फिर इनर लाइन परमिट, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। ये एक तरीके से एक स्पेशल पास होता है, एक आप बोल सकते हो क्वाज़ी वीज़ा। जैसे क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी हम GS2 में पढ़ते हैं, वैसे ही एक क्वाज़ी वीज़ा है, मतलब अंदर के लोगों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है। तो ये एक पास होता है जो एक इंडियन सिटीजन को लेना पड़ता है, और कहाँ पे जाने के लिए, ये रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने के लिए। कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। इन रीजन्स में जाने के लिए ILP की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक परमिट लगता है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, लोकल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर के लोग ना आ पाए उसके लिए। और अभी इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार है, वो ILP इशू करती है, मतलब रीजन बताती है। ILP इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट, एक लॉ के अंडर, लॉ है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। तो जो रीजन है वो नोटिफाई करती है केंद्रीय सरकार, जो पास इशू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है। ओके। अब देखो ब्रिटिशर्स ने ये, ऐसा आपको लग रहा होगा ये बचाने के लिए किया है या फिर इनके फ़ायदे के लिए किया है, ऐसा नहीं था। इन्होंने इसी को अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया है, ताकि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज आएँ और जो टी प्लांटेशन वगैरह जो भी है वो बिजनेस, सारा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को जाए। ओके। तो अभी कहाँ कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019, इसने इस एरियाज़ को छोड़ दिया था, इस पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अभी डिमांड भी हो रही है रिसेंटली, मणिपुर, मेघालय, इसमें भी इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड आ रही है। ओके। इनर लाइन परमिट की।
चलो, तो अभी क्या है, देखो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है, ये रिसेंटली अभी 2020 की ही न्यूज़ है, 18 दिसंबर की 2020। तो अ कंग्लोमरेट ऑफ 16 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम खासी, जयंता एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय ऑल्सो वांट दी स्क्रैपिंग ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये तो चलो अलग हो गया। इनर लाइन परमिट के साथ वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, वो तो अलग हो गया। बट हमें फोकस करना है, ये लोग फिर से बोल रहे हैं कि हमें इनर लाइन परमिट दो, मेघालय में इनर लाइन परमिट दो। अभी कहाँ कहाँ है? अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। बाकी जो डार्क ग्रीन में है वहाँ पे ये नहीं है। ऑलराइट, तो ये देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है इनर लाइन पर पास। ये अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इशू किया है। और ये देखो, मणिपुर में भी डिमांड है इनर लाइन परमिट सिस्टम के लिए, क्योंकि इन लोग की आइडेंटिटी थ्रेटन होती है, इन लोग के बिजनेस थ्रेटन होते हैं, और ये कहीं हद तक जस्टिफाइड भी है। अगेन दिस इज ओपिनियन, पेपर में ये सब मत लिखिएगा, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, कई बार होता है चीज़ें हमें बतानी पड़ती है, डिस्कस करनी पड़ती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? आर्टिकल 244(1) बोलता है कि 5th शेड्यूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब में। वैसे तो ये पूरे देश के लिए है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आप कर सकते हो 6th प्रोविजन पे, 6th शेड्यूल के प्रोविजन पे। यहाँ पे ये असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में अप्लाई होता है, और यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट किए जाते हैं। ये तो GS2 का पार्ट है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में ब्रीफली। तो इन सब प्रोविजंस को मद्देनज़र रखते हुए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं, और जिनकी डिमांड जैसे कार्बी आंगलोंग है, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है, चकमा डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में। और नागालैंड को आर्टिकल 371A के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है ना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, देखो भूटान से जुड़ा हुआ है, वो चाइना से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वो 5th शेड्यूल में आता है, 5th शेड्यूल में। तो 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल के हिसाब से 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसमें ट्राइबल एरियाज हैं जो शेड्यूल एरिया से थोड़ा डिफरेंट हैं, राइट? तो इसके ऊपर ये अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 244, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244। और ये तो फैक्चुअल चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में पास किया था। इसके लिए ट्राइबल पॉपुलेशन को उनके जो हक हैं उनको बचा के रखने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस मतलब ये अपने ऊपर अपना राज कर सकते हैं, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार नहीं करती है। तो ADC जो है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये एक बॉडीज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट? और इनको ऑटोनॉमी दी हुई है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सरकार है, ये आप एक समझ सकते हो उसको। इनके पास बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, और ये वैसे तो स्टेट के अंदर ही आते हैं, लेकिन फिर भी स्टेट में ये ऑटोनोमस हैं। तो गवर्नर्स को बहुत पावर होती है 6th शेड्यूल में। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नर जो होते हैं ये बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें जो होती है, जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब एक अगर वर्ड में आप समझना चाहो, उसको पूरा रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पूरा बदल सकते हैं। वो कौन सा एरिया रखना है, कौन सा नहीं रखना है, वो पूरा चेंज हो सकता है। दो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को एक में कर सकते हैं, ये सब गवर्नर के पास पावर होती है, राइट? फिर उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी लीगल थिंग, मतलब उनको एक गवर्नर ऑर्डर से वो पास हो जाएगा, उनको उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये तो GS2 में पढ़ते ही हैं, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो 6th शेड्यूल जो एरिया है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो स्टेट की होती है उसके बाहर नहीं होता, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये स्टेट को भी आगे चले जाएंगे उसके, मतलब ट्रम्प कर देंगे एक तरीके से, या जो राज्य सरकार का कानून है उसको भी ये लोग पीछे छोड़ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 6th शेड्यूल जो है, एरियाज स्टेट की अथॉरिटी के बाहर नहीं जाते हैं, ऑलराइट? बट हाँ, इनको ऑटोनॉमी है काफ़ी चीज़ों में, पूरी चीज़ों में नहीं, कुछ नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं उन्हीं में इनको अलाउड है।
और कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज। मेघालय में खासी, जयंती, गारो, ये तो आसान है, बहुत याद रखना। ज्योग्राफी में हम हिल्स के बारे में पढ़ते हैं इनकी। मिजोरम में चकमा, बहुत इजी है, याद रखना, ये बहुत फेमस है। मारा भी है। त्रिपुरा में तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आसाम में कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड, हमने बोडोलैंड के बारे में पढ़ा है। कार्बी आंगलोंग भी एक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, बट काफ़ी पुराना हो गया है डिस्प्यूट। दीमा हसाओ, ऑलराइट। तो ऐसे ऐसे ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं। चलिए, तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। अभी फटाफट एक डाउट क्लियरिंग देख लेते हैं। ये 2 डाउट पूछे गए हैं बाय स्टूडेंट। तो उन्होंने पूछा है कि पहले तो ये पूछा था कि ये जो अर्बन पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोपेगेंडा। माओइस्ट प्रोपेगेंडा बहुत फैलाते हैं। नक्सलिज्म वाले जो हैं ये प्रोपेगेंडा बहुत फैलाते हैं अपने फंडेड एनजीओज़ के थ्रू, सीपीआईएम के थ्रू। तो ऐसे बहुत प्रोपेगेंडा होता है और ये गाते रहते हैं कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया, सरकार ने हमारे साथ वैसा किया। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि सरकार कई बार इनएफिशिएंट हो जाती है। बहुत बड़ा देश है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये कहीं पे भी इनको थोड़ा सा ऐसा गैप दिखेगा, ये उसका फ़ायदा उठाएंगे। और प्रॉब्लम एक और आती है कि इसकी कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। मतलब आप किसी को हर बार ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रॉपरली, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत लोग होते हैं जो लेफ़्ट लीनिंग होते हैं। मतलब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कई लोग लेफ़्ट लीनिंग होते हैं। तो माओइज्म क्या है, वो भी एक लेफ़्ट लीनिंग स्ट्रैटेजी है। तो इसीलिए कई बार जो लेफ़्ट लीनिंग लोग होते हैं बोलते हैं कि सरकार को थोड़ा कुछ बदलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो उनको भी कई बार नक्सलवाद समझ लिया जाता है, नक्सलवादी समझ लिया जाता है। तो ये इशू है एक। और उन लोग को, जैसा आपने कहा सवाल में अपने, कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है फिर भी वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, यही यही एक छलावा है। बहुत अच्छा सवाल है कि फ्यूचर नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही एक छलावा होता है, यही तो प्रोपेगेंडा है। उनको दिखाया जा रहा है कि आप हमारे साथ रहो, सरकार को ओवरथ्रो करेंगे, हमारी सरकार चलाएंगे। अरे यही तो सपना उनको दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये छलावे में आ जाते हैं। और कई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेन्युइन प्रोटेस्ट, मैंने ये भी आपको लेक्चर में बताया है कि जेन्युइन लोगों को भी कई बार वो इशू हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोपोगेंडा है वो इनके थ्रू भी सपोर्ट किया जाता है। मतलब अगर मान लो कोई जेन्युइनली बोल रहा है कि इशू है कुछ गवर्नमेंट के साथ, लेकिन वो कुछ नक्सलवाद से कोई रिलेशन नहीं है, तो नक्सलवाद इनको भी समझ लिया जाएगा, राइट। अब देखो, हर चीज़ मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन ये है, ये बात है, पक्की है, आरटीआई के थ्रू पता लगी है कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन फ़िलहाल नहीं है, राइट। तो और क्या होता है कि देखिए, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि सरकार उनकी मदद नहीं करेगी, राइट। एंड सरकार एक एक्सप्लॉयटेशन का ज़रिया है। और ये कहाँ से आता है, ये मार्क्स जो थे उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी। वो भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट थे, वो भी चाहते थे वर्कर रेवोल्यूशन हो। तो ये सब जो रेवोल्यूशन का है, देखो एक चीज़ आप समझो, रेवोल्यूशन बहुत लोगों के लिए वो होता है एक तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इसको एक थोड़ा सा रोमांटिक आइडिया की तरह लेते हैं। जैसे इसका अगर मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊं, तो इंडिपेंडेंस के टाइम, भारत की इंडिपेंडेंस के टाइम काफ़ी यंग लोग जो थे थोड़े मिलिटेंट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए इंडिपेंडेंस एक रोमांटिक चीज़ हो गई थी। जैसे भगत सिंह का था, ही वॉज वेरी मच मोटिवेटेड, नहीं तो अपनी जान ऐसे कौन लाइन पे लगाता है। और भी उनके साथ जो फांसी पे चढ़े, जैसे सुखदेव, राजगुरु, तो वो बहुत मोटिवेटेड थे ना। एक तरीके से रोमांटिक आइडिया होता है, मतलब प्यार हो जाता है उस चीज़ से। तो वैसे ही जो माओवादी हैं उनको इस आइडियोलॉजी से प्यार है और उस वही दूसरों की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपैथाइज़र जो लोग होते हैं, कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमेशा वायलेंस करें। वो शहर में रह के लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं, उनका प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और ऐसा है कि इनको सपोर्ट है, मतलब इंटेलेक्चुअल सपोर्ट काफ़ी मिलता है लोगों से, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये आप अगर पेपर में लिखना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की जो थोड़ी बहुत कई बार इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसका ये लोग एक्सप्लॉइट करके फ़ायदा उठा के लोगों को रुझाने की कोशिश करते हैं।
और अर्बनिज्म जो एक फैक्टर है, जैसे आप GS1 में अर्बनिज्म में पढ़ते हो, उसकी प्रॉब्लम्स में क्या पढ़ते हो, एक सबसे बड़ा क्या दिखता है आपको, स्लम, और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी होती है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो वो सब चीज़ें भी तो हैं। देखो, माओइज्म जो है वो लोगों को बोलता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे साथ आओ, अपने आप अपना काम करो या फिर अपनी सरकार चलाओ, ऐसे। तो इस वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आपका सेकेंड डाउट था टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन पे, कि ये इस टाइम पे क्यों होता है और रिक्रूटमेंट इसके बाद क्यों होती है। तो पहले ये बात है कि जो TCOC है ये एक मिलिट्री कैंपेन होता है माओवादियों द्वारा। ये वो इसमें लिटरली अटैक करते हैं CRPF पे और जो भी इंस्टॉलेशंस होती हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये लोग एक कैंपेन चलाते हैं मिलिट्री टाइप में, जिसमें ये लोग अटैक करते हैं सरकार के सिंबल्स पे, पुलिस पे, CRPF पे एंड सो ऑन। अब ये इस टाइम पे क्यों करते हैं? इस टाइम पे इसलिए करते हैं, जैसे हमारी टीम ने भी आपको जवाब दिया था कि समर टाइम होता है, आ रहा होता है, और इस टाइम पे एक मेन रीज़न ये है कि इस टाइम पे ये क्यों करते हैं स्प्रिंग टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम नहीं रहता है, तो रिक्रूटमेंट आसान हो जाती है। तो जो लोकल्स हैं वो थोड़ा फ्री रहते हैं, और इनका एग्रीकल्चर है ना, ज़्यादातर उनकी ऑक्यूपेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड। तो इस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं होता है, और इस टाइम पे सरकार के जो ऑपरेशंस हैं, पुलिस के जो ऑपरेशंस हैं, वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि पत्तों की वजह से आप लोगों के पैर का जो होता है ना ट्रैक, गाड़ियों का ट्रैक, वो सब फॉलो नहीं कर पाते। तो इससे माओवादी को बहुत फ़ायदा होता है। ओके, तो ये क्या होता है, TCOC एक 3 से 4 महीने का ऑपरेशन होता है, जिसमें ये लोग बहुत वायलेंट अटैक करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। और इससे क्या करना चाहते हैं ये लोग अपना जो एरिया होता है उस पर अपना निशान डालना चाहते हैं कि हाँ ये हमारा है। फिर ये लोग रीग्रुप भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं इस टाइम पे, फिर अपना प्लान बनाते हैं आने वाली गर्मी के लिए, ऐसे होता है। तो TCOC का एक और रोल है ये। हाँ, फिर बाद में आपने पूछा बाद में क्यों, क्योंकि जब जैसे हमारी टीम ने भी कहा कि इसके बाद ये दिखा देते हैं कि सरकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तब जाके ये लोग रिक्रूट करते हैं। ये जो TCOC है एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, माओवादी अपनी ताकत का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इस TCOC में ये क्या करते हैं, अपना एरिया डोमिनेशन दिखाते हैं कि ये एरिया हमारा है, ऐसे। और उसके बाद माओवादियों को बोलते हैं देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसे मुंह पे नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको दिख जाता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं इनके अटैक में, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, एकदम खतरनाक वाले अटैक्स। और अभी तो ये क्या कर रहे हैं, और स्प्रेड कर रहे हैं उसको, ये जो पीरियड है इसको और स्प्रेड भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो काम थे वो, मतलब सरकार ने जो काम करना शुरू किया इनके खिलाफ, वो काम हो रहा है, सक्सेसफुल है। तो इनके लिए सिर्फ 3-4 महीने काफ़ी नहीं रह जाते। और अभी CRPF भी बहुत रेडी रहती है चीज़ों के लिए। तो इस टाइम में वो लोग उल्टा, हम CRPF अटैक करती है इन पर। तो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन का काउंटर अटैक होता है सरकार के फोर्सेस के द्वारा। तो इस वजह से ये बढ़ भी रहा है इसका टाइम, क्योंकि अब इनको वही काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आया हो TCOC का रोल क्या है, इस टाइम पे क्यों होता है और रिक्रूटमेंट बाद में क्यों होती है। फिर मैं आपके लिए एक कीवर्ड लाया हूँ, एक फ्रेमवर्क लाया हूँ, और एक ये कीवर्ड आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, विश्वास, विकास, सुरक्षा, ट्रस्ट, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी। ये आप किसी भी इंसर्जेंसी में डाल सकते हो, किसी भी मिलिट्री में डाल सकते हो, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में डाल सकते हो, कि लोगों का विश्वास जीतो, लोगों के लिए विकास लाओ और लोगों की सुरक्षा पे ध्यान दो। ये एक फ्रेमवर्क है, मतलब अगर आपको कोई आंसर सोल्यूशन लिखना हो, आंसर में कोई भी सोल्यूशन लिखना हो रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट, रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, रिगार्डिंग LWE, JNK का तो हम पढ़ेंगे, और अभी टेररिज्म का भी देखेंगे, तो उनमें भी आप इसको कर सकते हो कि लोगों का विश्वास जीतो, उनके लिए विकास लाओ और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करो। राइट, चलो, तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। भी एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो नेबर्स का क्या रोल है, उसके बाद इंसर्जेंसी के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक जगह पे मैंने आपको सिमटा के दे दिए, ठीक है। फिर चैलेंजेस और कंसर्न्स क्या हैं, मतलब इसको करने के लिए माओइज्म, सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है ये और क्या क्या चैलेंजेस देती है। तो एक तो है ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ रिलेशन, फिर माओइज्म आ गया यहाँ पे, इस्लामिस्ट मिलिटेंसी है, दूसरे देशों से कनेक्शन है,
इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, कनेक्टिविटी, इसमें टूरिज्म आ जाता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनाने नहीं देते वो कुछ। इंडस्ट्री पे असर क्या है, टी प्रोडक्शन पे क्या असर है, इन्वायरमेंट पे क्या असर है, हिंटरलैंड में जो एरिया होते हैं दूर दराज के उसमें क्या है, एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है। फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, बॉर्डर्स पे ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, बॉर्डर्स पे। तो एक तरीके से आंसर राइटिंग भी है। पोरस बॉर्डर है, जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, बॉर्डर फेंसिंग इश्यूज़ हैं, लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस स्लो मिलती है, रिपीटेड इंसर्जेंसीज हो रही हैं। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है नॉर्थ ईस्ट में। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है एक, शॉर्ट में बोला है मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है, इनर लाइन परमिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, 6th शेड्यूल मेन है उसमें, और फाइनली डाउट क्लियरिंग। ऑलराइट, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा हो। कुछ भी है प्लीज़ राइट अस अ कमेंट, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो थैंक यू एवरीबॉडी, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।